हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का जो सेकेंड इकाई है, इकाई नंबर 2 का जो है सेकेंड ए चैप्टर जो है, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि इस चैप्टर का जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस तरह से आप लोग को बताएंगे कि ताकि आप लोग एग्जाम में जो है आप लोग सही से लिख सकते हैं, इस तरह से आप लोग को जो है बताएंगे। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन। देखिए, तो चैप्टर का नाम ही है जनसंख्या संगठन, और जनसंख्या संगठन जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो देखिए, आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा कि एग्जाम में आप लोग का जो है नंबर नहीं कटेगा और पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से हम आप लोग को जो है यहाँ पर लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर का डिजाइन बनाए हैं, आप लोग को सिर्फ जैसे जितना नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर का जो है आंसर लिखकर जो है, जो टॉपिक से रहेगा लिखकर जो है आपको लोग को लिखना है, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग का जो है नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। तो देखिए, जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशी आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँटना जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, क्या किया जाता है कि जनसंख्या को जो है देखिए आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जो है क्या कर दिया जाता है, बाँट दिया जाता है। तो इसे ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। क्यों बाँट दिया जाता है? क्योंकि बाँटने से क्या होता है, उसके अध्ययन करने में, उसके बारे में अध्ययन करने में जो है आसानी हो जाती है, ठीक है। बाँटने से क्या होता है कि उसके बारे में जो है अध्ययन करना आसान होता है। तो इसलिए जो है जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर क्या किया जाता है, बाँट दिया जाता है। और इस बाँटने की जो क्रिया होती है, यही क्या कहलाती है, जनसंख्या संगठन कहलाती है। तो इसके बारे में आप लोग जो है याद रखिएगा कि जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर जो है विभिन्न वर्गों में बाँटना जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो इसके बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा, और एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा तो एक भी नंबर आप लोग का नहीं कटेगा। तो देखिए, लिंग अनुपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिंग अनुपात से आप लोग क्या समझते हैं, तो ठीक है। तो देखिए, लिंग अनुपात क्या होता है। देखिए, किसी जनसंख्या का जो समूह है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच मिलने वाले अनुपात, स्त्री और पुरुष के बीच जो अनुपात मिलता है, यानी कि स्त्री की संख्या कितना है, पुरुष की संख्या कितना है, ये दोनों के बीच जो अनुपात मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। देखिए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह से देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग जो है दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या, या प्रति हजार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या के अनुपात क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है दो तरह से परिभाषा क्यों बना है। देखिए, ये कि इस तरह से है। देखिए, क्या है कि प्रति हजार पुरुषों की जनसंख्या पर स्त्रियों की संख्या, और उसके बाद देखिए या या देखिए, प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। ये देखिए, या इसलिए है क्योंकि प्रत्येक देश का जो है लिंग अनुपात का जो परिभाषा क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, भारत के लिए जो लिंग अनुपात होता है वो होता है प्रति हजार स्त्रियों पर, यहाँ से शुरू होता है भारत के लिए। प्रति हजार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। लेकिन जो यहाँ से शुरू है, ये पूरे विश्व के लिए लागू होता है कि प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। और जी यहाँ से शुरू होता है, ये भारत के लिए शुरू होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिखेगा तो इसमें जो है सभी आ जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाता है। इस तरह से लिखेगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या होता है कि प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या
या प्रति हज़ार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक इसी बात को देखिए उल्टा कर दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए प्रति हज़ार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या, इसी बात को उल्टा कर दिया है, प्रति हज़ार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। तो लिंग अनुपात देखिए ये तो हो गया वैश्विक सूत्र, ये हुआ वैश्विक फ़ॉर्मूला, पहले वाला यहाँ से लेकर पहले वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए हो गया। तो लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटे महिलाओं की संख्या गुना 1000। लेकिन यही अगर भारत के लिए पूछ जाए कि लिंग अनुपात भारत में कैसा होता है, तो स्त्रियों की जनसंख्या, इसको बट्टा में लिख सकते हैं पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000। ठीक है? इसको बट्टा में इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्त्रियों की जनसंख्या यहाँ पर देखिए बट्टा है, ठीक है? और क्या पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, ठीक है? तो इसको जो है आप लोग जो है भारत में लिंग अनुपात बराबर ये सूत्र याद रखिएगा, और ये जो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वैश्विक स्तर पर जो है होता है। तो लिंग अनुपात इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? तो लिंग अनुपात के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आयु संरचना क्या होता है? देखिए आयु संरचना क्या होता है कि देखिए आयु संरचना, तो देखिए आयु संरचना क्या होता है? देखिए कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की संख्या को मिलाने वाला अनुपात आयु संरचना कहते हैं। यानी कि कुल जो जनसंख्या होता है उसमें विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या को मिलाते हैं। कुल जनसंख्या में क्या करते हैं? विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं, उसको मिलाकर बोलते हैं कुल जनसंख्या इतना है। तो कुल जनसंख्या को जो मिलाने वाला अनुपात ही होता है, तो उसी अनुपात को क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या को मिलाने वाला अनुपात क्या कहलाता है? आयु संरचना कहलाता है। तो देखिए आयु संरचना में 3 आयु वर्ग होते हैं। याद रखिएगा यहाँ से आप लोग का जो है एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि आयु संरचना में 3 आयु वर्ग होते हैं। पहला होता है बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग कितने से लेकर कितने वर्ष तक के होते हैं? तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक का जो आयु होता है, वो बाल आयु वर्ग कहलाता है। यानी कि 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु क्या कहलाता है? बाल आयु वर्ग कहलाता है। उसके बाद देखिए प्रौढ़ा आयु वर्ग। तो देखिए प्रौढ़ा आयु वर्ग कौन कहलाता है? तो देखिए वर्ष जो देखिए 15 से लेकर 59 वर्ष तक का जो आयु होता है, वो जो है प्रौढ़ा आयु वर्ग कहलाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए वृद्ध वृद्ध आयु वर्ग। तो देखिए वृद्ध आयु वर्ग कौन कहलाता है? तो 60 वर्ष से जो है अधिक आयु के व्यक्ति को जो है वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आयु संरचना में याद रखिएगा कि कुल जनसंख्या जब विभिन्न आयु वर्गों की संख्या को मिलाने वाला अनुपात क्या कहलाता है? आयु संरचना कहलाता है। और आयु संरचना जो है 3 आयु वर्ग होते हैं, ठीक है? पहला देखिए बाल आयु वर्ग, उसके बाद देखिए प्रौढ़ा आयु वर्ग, उसके बाद देखिए वृद्ध आयु वर्ग, इन तीनों के बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से आप लोग का याद भी हो सकता है और आसानी से आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इतना लिख लीजिएगा तो आप लोग का नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? इसलिए देखिए तो है देखिए लिंग आय आयु लिंग पिरामिड या इसी को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, ठीक है? तो आप क्या समझते हो? देखिए, तो आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि देखिए जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहलाता है, ठीक है? यानी कि जनसंख्या का जो आयु होता है और उसमें लिंग संरचना यानी कि स्त्री और पुरुष कितना होता है, महिला और पुरुष के कितना होता है, ये जो है प्रदर्शित करने वाला जो पिरामिड होता है, पिरामिड जो होता है उसी को लिंग पिरामिड कहते हैं, ठीक है? पिरामिड यानी कि जो आँकड़ा होता है जो बताता है कि जनसंख्या है, जनसंख्या में कितने आयु के जो है महिला है, महिलाओं की जो है संख्या कितना है, पुरुषों की संख्या कितना है, इसको जो प्रदर्शित करने वाला जो क्या होता है आँकड़ा होता है, पिरामिड यानी कि आँकड़ा जो होता है, उसी को जो है लिंग पिरामिड यानी कि लिंग यानी कि महिला और पुरुष की आँकड़ा को जो ये क्या करता है अलग-अलग बताता है कि इतना प्रतिशत महिला है, इतना प्रतिशत जो है पुरुष है और महिला का जो है प्रतिशत जो है प्रौढ़ावस्था में इतना है, वृद्धावस्था में इतना है, बाल आयु वर्ग में इतना है। तो ये कौन बताता है
कि आयु लिंग पिरामिड बताता है, ठीक है? इसी को जो है जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि जो है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण नगरीय संगठन से आप क्या समझते हैं? देखिए, इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में दे दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे ग्रामीण नगरीय संगठन, आयु लिंक पिरामिड और देखिए 5 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है? देखिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है? देखिए, जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय के रूप में वर्गीकृत कर अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। यानी कि जनसंख्या को क्या कर देते हैं, जनसंख्या को जो है ग्रामीण और नगरीय रूप में वर्गीकृत कर देते हैं, बाँट देते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है, ठीक है? आप लोग जो है इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो क्या होता है कि जनसंख्या को जो है ग्रामीण और नगरीय रूपों में वर्गीकृत कर अध्ययन करना का क्या कहलाता है? नग जो है ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं? तो व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, व्यावसायिक संरचना क्या होता है? तो देखिए, इसके द्वारा किसी देश की कार्यशील जनसंख्या ज्ञात की जाती है। यानी कि जो है व्यावसायिक संरचना के द्वारा जो क्या किया जाता है, किसी देश की जो है कार्यशील जनसंख्या ज्ञात किया जाता है। मतलब व्यावसायिक संरचना के द्वारा जो है किसी देश की जो है कार्यशील जनसंख्या ज्ञात की जाती है, जिसमें देखिए 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति शामिल होते हैं। व्यवसाय की संरचना में जो है कितने से कितने वर्ष के व्यक्ति शामिल होते हैं? जो 15 से 59 वर्ष यानी कि प्रौढ़ा वर्ग के जो लोग होते हैं, प्रौढ़ा प्रौढ़ा वर्ग के प्रौढ़ा वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, वो जो क्या होते हैं कि व्यावसायिक संरचना में जो है शामिल होते हैं, ठीक है? और ये सब जनसंख्या कार्यशील होते हैं, यानी कि कार्य करते हैं, कार्य में लगे होते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए इससे प्रौढ़ा वर्ग से पहले आता है जो है बाल आयु वर्ग उसमें 0 से 14 वर्ष के जो है व्यक्ति शामिल होते हैं, तो ये कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए इससे आगे हो जाता है जो है वृद्धावस्था, तो इसमें भी क्या होते हैं कि कार्य नहीं करते हैं। लेकिन व्यावसायिक संरचना में कार्यशील जनसंख्या आते हैं, प्रौढ़ा वर्ग के जो है व्यक्ति आते हैं, क्योंकि वो जो है कार्यशील जनसंख्या होते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा किसी देश की कार्यशील जनसंख्या ज्ञात की जाती है, जिसमें 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा व्यावसायिक संरचना में जो है कितने से कितने वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया गया है? 15 से जो है 59 वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया गया है और ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? प्रौढ़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए व्यावसायिक संरचना क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, तो व्यावसायिक संरचना क्या होता है? इसके द्वारा कार्यशील जनसंख्या ज्ञात किया जाता है जिसमें 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कार्यशील जनसंख्या को कितने सेक्टरों में कार्य करते हैं वर्णन कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यशील जनसंख्या को कितने सेक्टरों में कार्य करते हैं वर्णन कीजिए। तो देखिए कार्यशील जनसंख्या निम्नलिखित 4 सेक्टरों में कार्यरत मिलती है जो इस प्रकार है। यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि जो कार्य करने वाला जनसंख्या कितने से कितने वर्ष तक का होता है? 15 से जो 59 वर्ष का जो जनसंख्या है, वो जो है 4 सेक्टरों में काम करते हुए मिलते हैं। यानी कि कार्यरत मिलते हैं मतलब काम करते हुए मिलते हैं जो इस प्रकार है। जैसे प्राथमिक सेक्टर हो गया, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत क्या-क्या आता है? कृषि होते हैं, वानिकी मतलब क्या? वन लगाना, पेड़-पौधे लगाना, ठीक है? तो उसी को जो है वानिकी कहलाता है। उसके बाद मछली पालन करना, खनन काम करना यानी कि जो है खदान को जो है खोद कर खनिज को निकाला जाता है तो उसी को बोलते हैं खनन काम करना, ठीक है? उसके बाद देखिए तो देखिए द्वितीयक सेक्टर में कौन से आते हैं विनिर्माण, विनिर्माण यानी कि उद्योग मतलब क्या? देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ प्राप्त होता है उसको क्या किया जाता है? उद्योग के द्वारा उसको जो है आकार आकृति में जो है उद्योग में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन किया जाता है फैक्ट्रियों में तो ठीक है। द्वितीयक सेक्टर मतलब विनिर्माण आता है, उद्योग आता है जिसमें प्राथमिक सेक्टरों से जो वस्तु प्राप्त होता है उसको क्या किया जाता है अलग रूप रंग दिया जाता है, ठीक है? किसमें? द्वितीयक सेक्टर में। तो प्राथमिक सेक्टर में याद रखिए कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आते हैं और द्वितीयक सेक्टर में जो है कि विनिर्माण आते हैं, उद्योग आते हैं। उसके बाद देखिए तृतीयक सेक्टर मतलब क्या आते हैं? परिवहन,
परिवहन मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी सामान को पहुँचाते हैं तो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। संचार यानी कि रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से सूचना देना, ठीक है? और अन्य सेवाएँ ये सभी क्या आते हैं? तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं? अनुसंधान कार्य यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो खोज करते हैं, वो क्या होते हैं? अनुसंधान कार्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वैचारिक कार्य मतलब क्या? जो साइकोलॉजी का जो डॉक्टर होता है, साइकियाट्री जो होता है, वे सभी क्या होते हैं कि वैचारिक विकास करते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि देखिए विनिर्माण जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं या उद्योग धंधा जो है किस सेक्टर के किस सेक्टर यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर और सेक्टर को ही हिंदी में कहते हैं क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुसंधान अनुसंधान कार्य अनुसंधान या कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा चतुर्थ सेक्टर। उसके बाद देखिए परिवहन और संचार सेवाएँ किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए साक्षरता से आप क्या समझते हैं? देखिए साक्षरता क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साक्षरता क्या होता है? तो देखिए साक्षरता का अर्थ पढ़ने-लिखने की क्षमता से होता है। साक्षरता का अर्थ किससे होता है? पढ़ने-लिखने की जो है क्षमता से जो है साक्षरता का जो है अर्थ होता है। देखिए अलग-अलग देशों की साक्षरता का मानक अलग-अलग होता है, यानी कि अलग-अलग देश में जो है साक्षरता का महत्व जो है अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा साक्षरता का अर्थ क्या होता है? पढ़ने-लिखने की क्षमता से होती है। अलग-अलग देशों की साक्षरता का मानक अलग-अलग होती है। मतलब अलग-अलग देश में जो है कितने पढ़े-लिखे व्यक्ति के अनुसार जो है साक्षरता को मापा जाता है। जैसे देखिए भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार तो देखिए भारत में साक्षर किसको माना जाता है? पढ़ा-लिखा किसको माना जाता है? देखिए अगर कोई व्यक्ति को अपना नाम लिखना, नाम पढ़ना तथा लिखना आ जाता है तो उसे साक्षर माना जाता है। तो याद रखिएगा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में साक्षर किसको माना जाता है, तो कोई भी व्यक्ति हो जिसको अपना नाम जो है पढ़ना और लिखने आ जाता है, उसी को भारत में जो है साक्षर माना जाता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर है कि अलग-अलग देशों की साक्षरता का मानक क्या होता है, अलग-अलग होता है। जैसे भारत में किसी भी व्यक्ति को अपना नाम लिखना चला आया और पढ़ना चला आया, तो उसे क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है, यानी कि पढ़े-लिखे माने जाते हैं उसे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए अंतर से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया ही जाता है, ठीक है? तो अंतर से संबंधित देखिए इस चैप्टर में अंतर से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन, इसलिए जो आप लोग को इसको याद करना होगा और देखिए हर एक चैप्टर में अंतर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको आप लोग निश्चित रूप से याद कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में देखिए अंतर से संबंधित यही एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो देखिए और देखिए आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कष्ट कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताएँ, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताएँ। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर क्या होता है? तो देखिए तो इस तरह से देखिए एग्ज़ाम में अगर आप लोग इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को पूरा मार्क्स मिल जाएगा या इस तरह से जैसे एक साइड लिख दीजिएगा ग्रामीण जनसंख्या और एक साइड लिख दीजिएगा नगरीय नगरीय जनसंख्या। तो इस तरह से भी आप लोग लिखिएगा तो जो है आप लोग को जो है पूरा नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग लेकिन इस तरह से लिखिएगा थोड़ा सही रहेगा, ठीक है? इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है? लेकिन जैसे भी लिखिएगा आप लोग पूरा साफ-साफ लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर साफ-साफ लिखिएगा तो आप लोग को नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। अगर साफ-साफ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग कितना भी लिख दीजिएगा, आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा साफ लिखने का जो है कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और साफ-साफ हम आप लोग को यहाँ बताएँ, ठीक है? देखिए, गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ग्रामीण जनसंख्या किसको कहते हैं? जो जनसंख्या जो है गाँव में निवास करते हैं, तो वही गाँव में निवास करने वाले जनसंख्या को ही क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। बस नगरीय जनसंख्या में याद रखिएगा कि नगर में निवास करने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है? नगरीय जनसंख्या कहलाती है। उसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या? कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है, मछली पालन करता है,
खनन कार्य करता है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। और देखिए प्राथमिक सेक्टर के बारे में हम आप लोग को बताए हैं, प्राथमिक सेक्टर कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन, खनन कार्य, ये सभी क्या करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या जो है ये सभी कार्य करते हैं। तो वही है यहाँ पर जो है कि ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। जबकि देखिए नगरीय जनसंख्या में मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र के नगरीय जनसंख्या जो होता है मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक और चतुर्थ सेक्टर में कार्य करते हैं। और देखिए यहाँ पर बताए हैं कि जो नगर में जो व्यक्ति रहते हैं वो सभी देखिए द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ सेक्टर में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए इन ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है। जीवन स्तर निम्न कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण में, गाँव में जो काफ़ी समस्या देखने को मिलते हैं कि मतलब कि जो दैनिक जीवन में देखिए निम्न स्तर का मतलब ये हुआ कि दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ की आवश्यकता होती है, उन सभी आवश्यकताओं की ग्रामीण जनसंख्या में जो है पूर्ति नहीं हो पाती। यानी कि जितना जो जो चीज़ की आवश्यकता है, उस तरह की आवश्यकता की जो है गाँव में क्या पूर्ति नहीं हो पाता है। तो यही है कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है, यानी कि उसको जो है दैनिक जीवन में जो है उसका जो भी आवश्यकता होता है, जी उसको सही ढंग से नहीं मिल पाता है, तो यह जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है। जबकि देखिए यहाँ पर क्या है, नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है, ठीक है? नगरीय जनसंख्या में क्या होता है कि दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकता होता है उसका पूर्ति हो जाता है, लेकिन गाँव में जो है क्या देखने के लिए मिलता है कि जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है? तो ये होता है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो पहला बात, गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है और इसमें देखिए नगरीय जनसंख्या में नगर में निवास करने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है, कहते हैं। नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि देखिए नगरीय जनसंख्या मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है सेक्टर में यानी कि क्षेत्र में कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है, जबकि देखिए नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है, ठीक है? तो आसान है, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा जो है 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या के बारे में बताइए, ठीक है? तो स्थिर जनसंख्या क्या होता है और ह्रासमान जनसंख्या क्या होता है, तो उसके बारे में देखिए। देखिए वह जनसंख्या जिसमें दी गई अवधि में यानी कि दी गई समय में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है। यानी कि दी गई समय में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या कहलाता है, ठीक है? यानी कि वह जनसंख्या जिसमें दी गई अवधि में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, लगभग समान रूप से होता है, उसे क्या कहलाता है तब, स्थिर जनसंख्या कहलाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि स्थिर जनसंख्या में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है, तो उसे स्थिर जनसंख्या कहलाता है। आप लोग इस तरह से भी इसको अपना भाषा में लिख सकते हैं कि जब जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, लगभग समान होता है या समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या कहते हैं या कहलाती है, ठीक है? तो अपना भाषा में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ह्रासमान जनसंख्या, स्थिर मतलब क्या, रुका हुआ है, तो जब जन्म दर और मृत्यु दर समान होगा तो क्या जनसंख्या रुक जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि भी नहीं होगा, नहीं घटेगा भी, तो जनसंख्या रुक जाएगा तो उसे स्थिर जनसंख्या कहेंगे। लेकिन देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान मतलब क्या, जनसंख्या घट रहा है, जनसंख्या कम रहा है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है, कम रहा है, घट रहा है, तो उसको कहेंगे ह्रासमान जनसंख्या। तो ह्रासमान जनसंख्या जनसंख्या घटेगा कब? तो कब घटता है कि जब जन्म दर निम्न होता है, यानी कि जन्म बच्चे का जन्म जो है कम होता है और देखिए मृत्यु दर उच्च होता है, तो जनसंख्या घटने लगती है, जिसे ह्रासमान जनसंख्या कहती है। देखिए ह्रासमान जनसंख्या मतलब क्या कि जब जन्म दर निम्न दर जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च हो तो उसे ह्रासमान तो जनसंख्या क्या होने लगती है, घटने लगती है, जिसे ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कि ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है, जन्म दर निम्न होता है और मृत्यु दर उच्च होता है, जिसके कारण जनसंख्या घटने लगती है, जिसे जो है ह्रासमान जनसंख्या कहलाते हैं। देखिए ह्रासमान जनसंख्या किन-किन देशों का है, देखिए जापान, जापान का जनसंख्या घट रहा है, इटली हो गया, इटली, ये सभी देशों का जो ह्रासमान जनसंख्या है, जनसंख्या घट रहा है, तो ये है ह्रासमान जनसंख्या वाले देश। और देखिए स्थिर जनसंख्या वाले देश में देखिए जैसे अभी अमेरिका आता है, देखिए अमेरिका हो गया, उसके बाद देखिए ब्रिटेन हो गया, ठीक है? ये सभी क्या आते हैं, जो है स्थिर जनसंख्या मतलब रुका हुआ है, ठीक है? फ्रांस हो गया,
फ्रांस हो गया, उसके बाद देखिए जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया। तो ये सब जो है देखिए क्या हो रहा है कि स्थिर जनसंख्या, लेकिन भारत में जनसंख्या क्या हो रहा है? जनसंख्या भारत का जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो रहा है। भारत में 1 वर्ष में लगभग जो है 4 करोड़ 4 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है? तो भारत की जनसंख्या में विस्फोट रूप से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, ठीक है? तो ये रहा इस चैप्टर से संबंधित जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रहा। अगले सेशन में इस चैप्टर से संबंधित जो है दीर्घ उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लाएँगे, ठीक है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लाएँगे और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को जो है पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर लिखा होगा पीडीएफ, उसके बाद बराबर का चिन्ह रहेगा और पीडीएफ लिंक रहेगा। तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग को हम नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है? नोट्स बना लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो और दोबारा इसको पढ़ने ज़रूरत ना पड़े और दोबारा जब भी आप लोग इसको पढ़ें, रिवीजन के रूप में जो आप लोग नोटबुक से पढ़ें, ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे। तो इसका पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो है दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन आंसर के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।